हेलो फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एबीएस एजुकेशन के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संपूर्ण इतिहास एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कीजिए। इससे पहले मैंने इतिहास के प्राचीन स्रोत और पाषाण काल टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है और ये जो इतिहास की सीरीज प्रारंभ की गई है वो मेरे द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, मध्य प्रदेश में सेट परीक्षा है, यूजीसी नेट परीक्षा है, बिहार बीपीएससी परीक्षा है और मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी वनडे एग्ज़ाम कराता है उनमें जो पेपर 1 होता है उनमें जो इतिहास पूछा जाता है उसके लिए, और साथ ही एमपीपीएससी प्री परीक्षा, एमपी टेट वर्ग 1 पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास से संबंधित अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो वो आपका कंप्लीटली इस आपके प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो बगैर देरी किए हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या किसी और चीज़ की डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। जिस चीज़ की डिमांड हो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस डिमांड को पूरा किया जाए। तो चलिए आज के इस सिंधु सरस्वती सभ्यता के टॉपिक 2 को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सिंधु सभ्यता की सामान्य परिचय को जाना था। आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली। अच्छे से रट लेना, क्या है प्रमुख विशेषता? नगर योजना और जल निकास प्रणाली। यहाँ की नगर योजना बेहद प्रभावी थी। जैसा कि अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों को देखने के बाद कहा था कि इस उजड़े नगर के ध्वंसावशेषों में प्रवेश करते समय निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह लंकाशायर के किसी आधुनिक व्यापारी के नगर के ध्वंसावशेषों से घिरा हो। ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात बोल दी अर्नेस्ट मैके महोदय ने। मतलब कि जो मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता का, उसकी तुलना ब्रिटेन में जो लंकाशायर शहर है उसके ध्वंसावशेषों से कर रहा है तुलना। क्यों कर रहा है? क्योंकि इतनी जबरदस्त नगर योजना है कि उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों की तुलना ब्रिटेन के लंकाशायर के अवशेषों से की है? तो आंसर याद रखेंगे अर्नेस्ट मैके ने। आगे चलेंगे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ था। कांसे का प्रथम बार उपयोग होने के कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिए, आपको इसके 2 नाम और देखने के लिए मिलती हैं। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता या नगरीय क्रांति किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एक नाम मैं आपको बताता हूँ, इसको कौन सी सभ्यता भी कहते हैं? इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहती हैं। अब क्यों कहती हैं इसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा, इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहती हैं। क्यों कहती हैं? तो भाई आद्य ऐतिहासिक का जो काल था उसका मतलब होता है कि उसका मतलब ये होता है कि ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हों लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया हो, उस काल को कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। इसीलिए सिंधु सभ्यता की लिपि तो हमें प्राप्त हुई है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए अब सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, 3 नाम मैंने आपको बता दिए। आगे चलेंगे। नगर योजना जाल पद्धति यानी कि ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थीं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये ध्यान रखना, कहाँ पर काट रही हैं? समकोण पर काट रही हैं इसको।
ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को डस काटती थीं, समकोण पर काटती थीं। और जो नगर योजना है वो किस पद्धति पर आधारित है? जो चाल पद्धति, या जिसे बोलते हैं हम ग्रिड पैटर्न। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक सड़क ये गई और एक सड़क ये चली गई, तो ये समकोण पर काट दिया सड़क को, ये आपका समकोण बन चुका है, तो यहाँ पर काट दिया सड़क को, ठीक है। अब दूसरी चीज ये याद रखना, जो मकान बने होते वो ऐसे बने होते थे, ठीक। तो इसी को क्या कहती हैं? ग्रिड पद्धति कहती हैं। तो ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि जो नगर योजना है वो किस पद्धति पर आधारित है, तो ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति पर आधारित थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे चलेंगे। आगे, यद्यपि प्रसिद्ध इतिहासकार उपेंद्र सिंह के अनुसार यह मान्यता पूरी तरह सही नहीं है। उपेंद्र सिंह इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये मान्यता बिल्कुल सही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के नगर पूरी तरह ग्रिड पैटर्न पर आधारित नहीं थे। आगे है, हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर दो भागों में विभक्त थे और एक भाग उनमें होता था पूर्वी भाग और दूसरा भाग होता था उनमें कौन सा? पश्चिमी भाग। तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर कितने भागों में विभक्त थे? तो दो भागों में, एक पूर्वी भाग और दूसरा कौन सा होता था? पश्चिमी भाग होता था। आगे चलेंगे। आगे है, प्राप्त नगरों के अवशेषों में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में दो टीले हैं। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि अपवाद स्वरूप धौलावीरा जैसे नगर तीन भागों में भी विभक्त थे। ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर है जो तीन भागों में विभक्त था? रट लेना भैया, धौलावीरा। धौलावीरा तीन भागों में विभक्त था, लेकिन ज्यादातर नगर कितने भागों में विभक्त थे? दो भागों में विभक्त थे। एक पूर्वी भाग होता था, दूसरी पश्चिमी भाग होता था। पूर्वी टीले पर आवास क्षेत्र होते थे और पश्चिमी टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में जो दुर्ग बना होता था वो किस टीले पर बना होता था? तो पश्चिमी टीले पर बना होता था। आगे चलेंगे। आगे है, ज्यादातर स्थानों पर दुर्ग व नगर अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हैं। केवल लोथल व सुरकोटदा के दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर यानी दीवार से घिरे हैं। अब समझ लीजिए यहाँ पर कि जो सिंधु सभ्यता है ना, उसमें जो ज्यादातर स्थान है उनके जो दुर्ग, यानी कि एक तरफ ये क्या है? पश्चिमी टीला है, ध्यान रखना, और ये क्या है? इधर पूर्वी टीला है। तो पूर्वी टीले में क्या होता था? आवास, यानी कि निचली वस्तु होती थी, कहने का मतलब ये है। और इधर क्या है? जो बड़े वर्ग के लोग होते थे, ऐसा समझा जाता है, वो पश्चिमी टीले यानी कि दुर्ग टीले में रहते थे। और इनको क्या है? एक ही रक्षा प्राचीर यानी कि इस दीवार से इनकी क्या की जाती थी? बाउंड्री वॉल कर दी जाती थी, इस प्रकार से, ठीक है भाई। तो ये एक ही दीवार से घेर दिया इनको। लेकिन ध्यान रखना कि जो लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग हैं, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर जो ज्यादातर स्थान थे वो किस प्रकार थे कि जैसे पश्चिमी टीले को अलग दीवार से क्या किया? घेर दिया, और पूर्वी टीले को क्या कर दिया? अलग दीवार से घेर दिया। लेकिन जो लोथल और सुरकोटदा के जो मतलब दुर्ग और नगर थे वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। तो आप इस चीज को विशेष याद रखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता के जो स्थान और दुर्ग थे, नगर थे, वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। केवल लोथल और सुरकोटदा को याद रखिएगा, ये दुर्ग बना हुआ है और ये आवास, ये दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर यानी कि दीवार से घिरे हुए थे, जबकि जो अन्य शहर थे वो अलग अलग दीवारों से घिरे हुए होते थे। आगे चलेंगे। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाने का उद्देश्य केवल और केवल क्या था? शत्रु आक्रमण से रक्षा करना नहीं था, अपितु लुटेरों एवं पशु चोरी से सुरक्षा करना था। यानी कि देखिए भाई, इनका जो रक्षा प्राचीर करते थे, ये घेरते थे दीवार से, उनका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि नहीं आक्रमण से हमारी रक्षा हो जाए, ये तो था ही, लेकिन साथ साथ में कि लुटेरे उनको परेशान नहीं करें और साथ में ही उनके पशुओं की चोरी ना हो। इसीलिए इन शहरों को या इन दुर्ग और टीलों को किससे घेरा जाता था? एक दीवार से घेरा जाता था, जिनमें ध्यान रखना लोथल और सुरकोटदा के दुर्ग और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, जबकि बाकी जो शहर या नगर मिलते हैं वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। आगे चलेंगे।
आगे है जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। ध्यान रखना, अद्वितीय मतलब ऐसी विशेषता हमको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलती है, जो अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलती है। नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थीं, परंतु कभी कभी चूने व जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। तो याद रखना है आपको, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन जब डीप किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती परीक्षा में, तब क्वेश्चन कूट के माध्यम से पूछ लिया जाता है, ये आप याद रखना। तो नालियां जो किससे ढकी होती थी, तो ईंटों से भी ढकी होती थी और पत्थरों से भी ढकी होती थी। तो इस बात को विशेष याद रखना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन होंगे कि शायद केवल ईंटों से थी या पत्थरों से थी, नहीं, दोनों से, ईंटों से या फिर पत्थरों से ढकी होती थी, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी चूने और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था। आगे चलेंगे। आगे है मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला यहाँ का एक राजपथ 10 मीटर चौड़ा है। भैया ये पूछ लिया गया है, यानी कि जो राजपथ जो सड़क है वो सिंधु सभ्यता के किस नगर में थी, तो आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में। कितनी मीटर चौड़ी थी, तो आप याद रखेंगे 10 मीटर चौड़ा राजपथ था। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर के 3.66 मीटर तक थी। गलियां 1.80 यानी 1.80 मीटर तक चौड़ी होती थी। आगे चलेंगे। आगे है मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं। एक सड़क ऐसी भी है जहां ऊंचे ऊंचे चबूतरे मिले हैं दोनों ओर। संभवतः दुकानदार इन पर बैठकर अपनी वस्तुएं बेचते थे, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुकानदार दोनों तरफ बैठते थे और अपनी वस्तुओं को बेचते थे। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। आगे चलेंगे। आगे है अर्नेस्ट मैकी के अनुसार इन सड़कों का विन्यास कुछ इस तरह का है कि हवा उन्हें स्वयं साफ करती थी। विन्यास मतलब बनाया जाता था इस तरह से कि हवा उन्हें स्वयं क्या कर देती थी, साफ कर देती थी। आगे चलेंगे। हड़प्पा कालीन नगरों के भवन साधारणतः छोटे छोटे आवासीय भवन होते थे। इनमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ विशाल 2 मंजिला भवनों का भी निर्माण हुआ है। कहाँ पर? हड़प्पा कालीन नगरों में। आगे चलेंगे। प्रत्येक मकान में रसोई घर व स्नानागार होता था। ये विशेषता रट लीजिएगा, सिंधु सभ्यता के प्रत्येक मकान में रसोई घर भी होता था और स्नानागार यानी कि नहाने का जो कहते हैं आप, जिसको हम बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आप स्नानागार याद रखिएगा। रसोई घर और स्नानागार दोनों ही होते थे। आगे है दूसरा, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर कहाँ की ओर खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे। जैसे मान लीजिए ये सड़क है और सड़क के किनारे जैसे ये मकान बना हुआ है, तो इसका दरवाजा इस साइड होता था, ना कि इस तरफ। लेकिन अपवाद है, आपको मैं बताता हूँ। कहाँ पर खुलते थे? गली में खुलते थे। सिर्फ लोथल में एक ऐसा मकान मिला है, एक ही मकान मिला है। कहाँ पर? लोथल में, जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुला था। अब 2 कन्फ्यूजन थे, उनको दूर करेंगे। देखिए कन्फ्यूजन नंबर पहला कि निम्नलिखित में से कौन से नगर हैं जिनका दुर्ग और नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो सुरकोटदा और लोथल। ऐसा कौन सा नगर है या कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता का जिसके एक मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हुए मिले हैं? तो वो कौन सा स्थल है? सिंधु स्थल है। कौन सा? लोथल। रट लीजिएगा, लोथल में एक ऐसा मकान मिला है जिसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुला था। ये दोनों कन्फ्यूजन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। दूसरी चीज, नालियां किससे ढकी होती थी? ईंट और पत्थर दोनों से ढकी होती थी, लेकिन कभी कभी चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक मकान में रसोई घर और स्नानागार होता था। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि दिमाग में आपके में छप जाए। ठीक है भी। अगर आपको मेरा डाटा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और मैंने अक्सर देखा है कि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, तो भाई देखिए, अध जल गगरी झलकत जाए, वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, तो वो परेशान करता है। इसीलिए अगर आप किसी वीडियो को अगर शुरू करते हैं तो आप उसको कम्प्लीटली पढ़ाएं, ताकि आपका एक टॉपिक तो कम से कम कंप्लीट हो। इसीलिए वो कहावत खराब नहीं है कि अध जल गगरी झलकत जाए, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान परेशान करता है। आगे चलती हैं। आगे है
हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे, हालांकि कालीबंगा व रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, इसीलिए कालीबंगा को दीनहीन और गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। किसको? कालीबंगा को। क्यों? क्योंकि कच्ची ईंटों से बने हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के भवन अधिकतर किससे बने होते थे? पक्की ईंटों से बने होते थे। सभी जगह की ईंटों का जो अनुपात मिला है वो 4-2-1 मिला है। ध्यान रख लीजिएगा, ईंटों का अनुपात क्या है? 4-2-1 है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस पॉइंट को रट लीजिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे बड़ी ईंट कहाँ से प्राप्त हुई है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे चलेंगे। आगे है, ज़्यादातर हड़प्पा नगर नदियों के किनारे स्थित थे। कुछ प्रमुख नगरों की अवस्थिति को हम निम्नांकित तालिका से जान सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। चनुदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। तो ध्यान रखना कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कोटदीजी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे 3 नगर स्थित है। आगे है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? रावी नदी के किनारे है। आगे चलेंगे। आगे है आपका रोपड़। रोपड़ पंजाब में स्थित है, भारत वाले पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। वाड़ा ये भी पंजाब में है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। आगे है बनवाली हरियाणा में है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। बनवाली किस नदी के किनारे है? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। सोतका कोह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, सादीकोर नदी के किनारे है सतका कोह। उसके बाद है बालाकोट किस नदी के किनारे है? बिंदार नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट किस नदी के किनारे है? बिंदार नदी के किनारे। आगे है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे है। रोजदी किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे। तो ध्यान रखना, रंगपुर रोजदी दोनों किस नदी के किनारे हैं? भादर नदी के किनारे। उसके बाद है मालवड़ किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है? मालवड़ है। उसके बाद है भगतराव यानी कि भगतराव, ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद देमाबाद किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे है। अगर ये नदी नहीं आए तो आपको आंसर लगा के आना है गोदावरी नदी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आगे टॉपिक है इसमें ईंट। सिंधु सभ्यता में जो ईंट थी उनके बारे में जानकारी जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका देखिए, ईंट बिछाने यानी कि चिनाई या जोड़ने के लिए इंग्लिश वॉन्ड स्टाइल सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। यानी कि जो ईंट की चिनाई की जाती थी या जोड़ा जाता था ईंटों को, वो कौन सी स्टाइल में जोड़ा जाता था सिंधु सभ्यता में? तो ये एक नया पॉइंट है और मैं कहता हूँ कि ये नया डाटा होगा 100% आपके लिए। अगर आपको लगता है कि डाटा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, अधिक से अधिक। इस शैली में ईंटों को उसकी लंबाई तथा चौड़ाई की तरफ बारी बारी से ऊपर नीचे के स्तर में जोड़ा जाता है। इससे दीवारों में भार सहने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। जो आज चुनाई करते हैं उसी प्रकार चुनाई करते थे, जिसे इंग्लिश वॉन्ड स्टाइल सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। आगे चलेंगे। आगे है, सामान्यतः ईंटों का आकार हम पढ़ चुके हैं। जो अनुपात था वो 4 इंच की लंबाई, 2 इंच की चौड़ाई और 1 इंच की इसकी क्या होती थी? ऊंचाई होती थी। ध्यान रखना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है तो उसका आकार आपके समझ में आ गया होगा। तो क्या है? 4, 2, 1 है। ध्यान रखिएगा कौन सा है? 4, 2, 1 है। आगे चलेंगे। व्यवहार में लाई गई ईंटें 28 × 14 × 7, ये याद रखिएगा आप। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लेकिन आगे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें, आपसे ये इनका जो ये आंकड़ा है ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा। जो क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई है, तब आप याद रखेंगे
मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई है। आगे चलेंगे, मकानों की तुलना में रक्षा प्राचीर में 40-20-10 सेंटीमीटर बड़ी ईंटों का प्रयोग मिला है। यानी कि जब रक्षा प्राचीर करते थे तब जो मकान में प्रयोग में लाई जाती थी ईंट, उनसे भी बड़ी ईंटों को प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों की जड़ाई में सर्वाधिक गीली मिट्टी गारा का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, किसका प्रयोग हुआ है चुनाई में? गीली मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, आगे है नालियों की जड़ाई में जिप्सम का प्रयोग मिलता है। नालियां जब बनाते थे उनमें जो ईंटों का प्रयोग होता था, वहां पर किसका प्रयोग मिला है? तो जिप्सम का प्रयोग मिला है। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार में बिटुमिनस ग्री पुष्पक का प्रयोग मिलता है। ध्यान रखना, बिटुमिनस या ग्री पुष्पक का प्रयोग मिलता है, तो ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, आगे है देखिए ईंटों के प्रकार और उपयोग कहाँ कहाँ पर उनका होता था। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिकतर रक्षा प्राचीर में, यानी कि जो दीवार है सुरक्षा दीवार, उसमें करते थे। चबूतरा बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे और सड़क बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पक्की ईंटों का कहाँ पर निर्माण होता था? तो विशाल भवन निर्माण में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में भवन निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि रक्षा प्राचीर, चबूतरा और सड़क बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर कुओं की दीवार व मेहराब बनाने में फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कुओं की दीवार और मेहराब बनाने में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? फन्नीदार ईंटों का। एकमात्र कालीबंगा के फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा के फर्श में उपयोग किया गया है। उसके बाद है एल आकार की ईंट। तो एल आकार की ईंटों को कहाँ पर प्रयोग किया जाता था? इमारतों के कोनों की चिनाई करने के लिए। ध्यान रखना, कोने बनाने की, जैसे इमारत या भवन बना रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते थे। जैसे इस प्रकार की ईंट, एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता था? इमारतों के कोनों की चिनाई करने के लिए। आगे चलेंगे, आगे है खुले भट्टों में पकाए जाने के कारण ईंटों का रंग लाल दिखाई देता है। ध्यान रखना, खुले भट्टों में पकाए जाने के कारण ईंटों का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। आगे चलेंगे, आगे है गीली ईंटों को समतल मैदान में बिछाकर सुखाया जाता था। गीली ईंटों को ये आज भी सुखाती हैं। इसी कारण कुछ ईंटों पर पशुओं के पद छाप हैं। चनूदड़ों की एक ईंट पर कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का पद चिन्ह मिला है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये बार बार पूछा जाने वाला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु स्थल से कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का पद चिन्ह एक ईंट से मिला है? वो कहाँ से मिला है? तो आप याद रखेंगे चनूदड़ों से मिला है। आगे चलेंगे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से तथा लोथल, रंगपुर और कालीबंगा के भवनों में अधिकांशतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कहाँ कहाँ पर? लोथल में, रंगपुर में और कालीबंगा में। आगे चलेंगे, आगे है अली मुराद, सुतकांगेडोर, सुरकोटड़ा में नींव में पत्थर का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, आज भी नींव रखती हैं, वहाँ पर भी नींव रखती हैं। सोचो कितनी पुरानी सभ्यता है, फिर भी आज की वर्तमान चीज़ों को वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। इसलिए हम उनसे सीखे हैं, वो हमसे नहीं सीखे। ध्यान रखना, तो अली मुराद, सुतकांगेडोर, सुरकोटड़ा में नींव में पत्थर का प्रयोग हुआ है। भवन निर्माण, विभिन्न प्रकार के भवन, आकार के भवन मिलते थे। जैसे धनाढ्यों के विशाल भवन, जो धनाढ्य यानी कि जो पैसे वाले लोग थे सिंधु सभ्यता में, उनके विशाल भवन मिले हैं। सामान्य जनों के सामान्य घर मिले हैं और सार्वजनिक भवन भी हमको वहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद है सामान्यतः घर पर्याप्त बड़े थे। प्रत्येक घर में स्नानागार तथा घर के गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। सोच लीजिए कितनी अच्छी मतलब सिस्टमेटिक सभ्यता थी ये। आगे चलेंगे, कई घरों के समूहों में शौचालय भी निर्मित थे। आप सोच लीजिए जो आज हम कर रहे हैं वो कितने पहले कर चुके हैं। हड़प्पा स्थल के प्राय सभी घरों में शौचालयों के अवशेष मिले हैं। रसोई घर मिला है, स्नानागार मिला है, गंदी पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध मिला है। आप सोच सकते हैं इतनी अच्छी सभ्यता थी। व्हीलर यानी कि मार्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के शौचालयों की तुलना पश्चिमी विश्व के शौचालयों से की है। कहाँ से कर रहा है? व्हीलर मोहनजोदड़ो के शौचालयों की तुलना पश्चिमी विश्व के शौचालयों से कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे है घरों के दरवाजे व खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर
छोटी गलियों में खुलते थे। अपवाद है लोथल। लोथल में एक ऐसा मकान मिला है जिसका जो दरवाजा था वो मुख्य सड़क की ओर खुला हुआ था। भवनों के निर्माण व अलंकरण में विविधता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की व्यावसायिक बुद्धि ने उन्हें स्थापत्य में सुंदरता से कहीं अधिक उपयोगिता की ओर प्रेरित किया। आगे चलेंगे। भवन निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। धोलावीरा सुरकोटता में भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग मिलता है। ध्यान रखना कौन कौन से हैं, धोलावीरा और सुरकोटता जो भवन निर्माण किया गया है वहाँ पर उनमें पत्थर का प्रयोग मिलता है, क्योंकि गुजरात के कच्छ व सौराष्ट्र के पठारी क्षेत्र में पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। आगे चलेंगे। छतों अथवा दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं जो भवन में ऊपरी मंजिल होने का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तुलना में भव्य नगर था। मोहनजोदड़ो से सीढ़ियाँ ज़्यादा मिली, यानी कि मोहनजोदड़ो में जो नगर थे, जो मतलब घर थे, वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थीं वो अधिक मिली हैं। आगे चलेंगे। आगे है लकड़ी के बीम पर सरकंडों की मिट्टी से लिपाई करके छत बनाई जाती थी, यानी कि लकड़ी के बीम डालते थे, उन सरकंडों की मिट्टी से लिपाई करके क्या बनाई जाती थी, छत बनाई जाती थी। इमारतों में दरवाजे दीवार के मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे, यानी कि आज हम अधिकतर जो घर बनाते हैं वो दरवाज़ा यहाँ रख देते हैं, लेकिन पहले जो कमरा बनता था उसमें यहाँ पर दरवाज़ा होता था। तो ध्यान रखना इमारतों में दरवाजे दीवार के मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे। और आज भी बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आज ऐसे भी बन रहे हैं, कुछ कुछ बीच में भी बनाते हैं। आगे चलेंगे। आगे है खिड़कियों के साक्ष्य बहुत कम मिले, यानी खिड़कियां ना के बराबर मिलती थी। एकमात्र मोहनजोदड़ो से ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है भाई। नागरिक अपनी धन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए बाहर की दीवारों में खिड़कियां नहीं बनवाते थे। नागरिक अपनी धन संपदा को सुरक्षित कर रखने के लिए, जैसे आप ये मकान बनवा रहे हो, अब इसमें आपने एक कमरा ये बनवा लिया और एक कमरा ये बनवा लिया, तो ये नहीं कि साहब यहाँ से खिड़की बनाते, ऐसा नहीं था। खिड़की बनाते तो इधर बनाते थे। क्यों? क्योंकि इधर से बनाएंगे तो भाई कोई भी आके उनकी धन संपत्ति को लेके चला जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है भाई। आगे चलेंगे। गर्मी व लू से बचाव के लिए भी खिड़कियां नहीं लगवाते थे। गर्मी लगती थी, स्वाभाविक है, खिड़कियों से गर्म हवा आती थी। नींव की भराई खंडित ईंटों से की जाती थी, आज भी की जाती है। टूटे फोड़े जैसे भी पत्थर होते हैं आप डालते चले जाते हैं नींव में। फर्श अधिकांशतः मिट्टी के बनाए जाते थे, आज भी बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए अधिक से अधिक मिलते हैं। कालीबंगा का एक फर्श अलंकृत ईंटों से बना है जिस पर प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण है। ध्यान रखना, प्रतिच्छेदी व्रत का अलंकरण भी देखने के लिए मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। आगे चलेंगे। मिट्टी के घरों के मॉडल मिले हैं जिनकी दीवारों पर नक्काशी या रंगाई मिली है। ध्यान रखना, मिट्टी के घरों के मॉडल भी मिले हैं जिनकी दीवारों पर नक्काशी या रंगाई मिली है। जो आज के जो पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, मेरा देखिए भाई किसी जाति विशेष को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं जो आज हमारे देश में कंडीशन है उस चीज़ को आपके सामने बताना चाह रहा हूं। तो जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी आज भी हमें इस प्रकार के घर देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे चलेंगे। दीवारों पर प्लास्टर या पुताई किया जाता था, आज भी की जाती है। मोटी दीवारें मजबूती प्रदान करने व गर्म जलवायु से रक्षा करने के लिए थीं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भवनों में स्तंभों का प्रयोग कम हुआ है। ध्यान रखना, यानी कि पिलर्स बहुत कम बनाए गए थे। आगे चलेंगे। हड़प्पा में टोड़ा मेहराब तथा लोथल में गोल मेहराब के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखना, टोड़ा मेहराब के प्रयोग कहाँ पर हुए हैं? तो हड़प्पा में। और गोल मेहराब के प्रयोग कहाँ पर हुए हैं? लोथल में। आगे चलेंगे। सामान्यतः दंतक मेहराब का प्रयोग किया जाता था, यानी कि अधिकतर जो मेहराब बनता था वो सिंधु सभ्यता में दंतक मेहराब बनता था। आगे चलेंगे। सड़कें कच्ची ईंटों से निर्मित होती थी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सड़कों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आगे है आपका कालीबंगा से एकमात्र पक्की सड़क का प्रमाण मिला है। कालीबंगा एकमात्र ऐसी सड़क है जहां से हमें पक्की सड़क का प्रमाण मिला है, नहीं तो अधिकतर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कालीबंगा के भवनों में बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे गरीबों की या दीनहीन बस्ती कहते हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, पढ़ चुके हैं। सड़कें नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थीं, मैंने बताया था आपको। आगे है मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा जाता था। ठीक है।
आज है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रथम सड़क या राजपथ 10 मीटर चौड़ी है। देखिए भाई कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आगे चलेंगे। सहायक सड़कें 3 मीटर जो चौड़ाई पर मुख्य सड़क से मिलती थी आज भी मिलती हैं, उसे पुरातत्ववेत्ताओं ने ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा है। क्या कहा है? जैसे मान लीजिए ये मुख्य सड़क है और यहाँ आके कोई सड़क मिल रही है तो यहाँ पर एक वृत्त या सर्कल बना दिया जाता था जो आज भी बनाया जाता है और इस सर्कल को क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। आगे चलेंगे। आगे है सड़कों पर कूड़ा कचरा एकत्र करने के लिए कचरा पात्र रखे जाते थे। मैं ये कहता हूँ कि हमसे भी ज़्यादा भले पढ़े लिखे भले नहीं होंगे, मैं ये नहीं जानता, पर पढ़े लिखे क्यों नहीं है? जब लिपि मिली है तो वो पढ़े लिखे जरूर होंगे, भले हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो सड़कों पर कूड़ा कचरा एकत्र करने के लिए कचरा पात्र रखे जाते थे। सोचो आज का कितना एक मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति है, वो आज गंदगी फैलाने पर तुला हुआ है। ये खुद अपने मन से नहीं सोचता है, लेकिन वो कितने समझदार व्यक्ति थे। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमसे बेहतर थे। जाते या गड्ढे खोदे जाते थे। भवन सड़कों का अतिक्रमण नहीं करते थे। सोच लीजिए भैया, मैं इनको नमस्कार करता हूँ तहे दिल से, सिंधु सभ्यता वाले लोगों को, क्योंकि हमसे कई ज़्यादा वो मतलब बेहतर लोग थे। आजकल अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ तो पहले तो मकान के 1-2 फुट आगे बढ़ा लेगा, फिर सीढ़ियाँ बना लेगा उस पर। भाई उसमें से एक छोटी सी कार भी निकलने में बड़ी समस्या होती है आजकल। यातायात के लिए संकेतक लगे हुए थे। राम राम, सोच लीजिए आप कितनी अच्छी व्यवस्था थी। यातायात के लिए संकेतक जो आज आप ट्रैफिक लाइट बोलती हो वो भी लगे हुए थे। हड़प्पा में सुनियोजित नगर योजना के कारण जैनसन हड़प्पा में नगर पालिकाओं का अस्तित्व स्वीकार करती हैं। यानी जैनसन महोदय कहता है कि इतनी अच्छी नगर योजना के कारण मैं मानता हूं कि वहां पर नगर पालिकाएं जरूर होंगी। किसने माना है? जैनसन ने माना है। भैया याद रखिएगा, हड़प्पा में नगर पालिकाओं का अस्तित्व किसने स्वीकार किया है? तो जैनसन महोदय ने स्वीकार किया। अब चलते हैं कुएं। कुएं में देखते हैं जल का स्रोत नदी भी थी, कुआं था, तालाब एवं कुंड भी होते थे। वृत्ताकार एवं अंडाकार कुआं प्रायः सभी घरों में होता था। घरों में अधिकतर क्या होते थे? कुआं। पानी खींचने के लिए कुओं पर घिरनी का प्रयोग किया जाता था, जो हमने भी देखा है और शायद आपने भी देखा होगा। सन जो 90s में होगा उसने जरूर देखा होगा। हड़प्पा में कुओं की संख्या आज भी है, लेकिन पानी निकालने के लिए नहीं है, केवल सिंचाई के लिए आजकल कुआं खोदे जाते हैं। आजकल इतना इंसान आलसी हो गया है कि ये काम कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हड़प्पा में कुओं की संख्या कम थी, जबकि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या अधिक थी। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा मध्य प्रदेश की जो सेट परीक्षा हुई थी उसमें 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु स्थल कौन सा है जहां पर सर्वाधिक कुएं प्राप्त हुए हैं? तो रट लीजिएगा मोहनजोदड़ो। और सबसे कम कुएं कहां पर थी? तो हड़प्पा में थी। धोलावीरा में पत्थर से बने आकर्षक जलकुंड प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना, जलकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं आकर्षक? तो वो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। आगे चलती हैं। आगे है नाली प्रबंधन। नाली प्रबंधन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के 2 मंजिला मकानों में पानी की निकासी दीवारों के अंदर बने टेराकोटा के पाइप से होती थी। सोच लो, बड़ी नालियों को पत्थर के खंडों से तथा छोटी नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था। यानी बड़ी जो नालियाँ होती थी उनको पत्थर के खंडों से ढक देते थे तथा छोटी नालियों को पक्की ईंटों से ढक दिया जाता था। आगे चलेंगे। आगे है पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रमाण चनूदड़ों से मिले हैं। अच्छे से रट लीजिएगा, पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चनूदड़ों से मिले हैं भैया, अच्छे से रट लीजिए। आगे देखिए, सार्वजनिक सीढ़ीदार नाली कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। यानी कि जो पब्लिकली जो सीढ़ी थी वो कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। आगे चलेंगे। लकड़ी की नाली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी की नाली के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सार्वजनिक सीढ़ीदार नाली कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी की नाली, केवल मिट्टी की नाली कहाँ से मिली है? चनूदड़ों से। तो ध्यान रखना, पक्की मिट्टी के पाइप वाली नाली और मिट्टी की नाली चनूदड़ों से मिली है। लकड़ी की नाली कालीबंगा से मिली है। सार्वजनिक सीढ़ीदार नाली लोथल से मिली है। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। भैया स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे आपका नुकसान है।
आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार की नालियों को ढकने के लिए टोड़ा मेहराब का प्रयोग किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ नालियां कुएं के पास से गुजरती थीं जो जल प्रदूषण का प्रतीक थी, यानी कि उस समय भी सिंधु सभ्यता में यहाँ गच्चा खा जाती हैं ये लोग कि यहाँ पर जल प्रदूषण का भी हमको प्रतीक देखने के लिए मिल जाता है। नाली में प्रयुक्त ईंटों को कार्य व जिप्सम के चूड़ द्वारा जोड़ा जाता था। आगे चलेंगे। आगे है, नालियों को ढाल व सीढ़ीदार बना देते थे जिससे पानी का वेग कम हो जाए तथा बहते पानी के छींटे राहगीरों पर न पड़े। जय सिया राम, राम राम। मतलब इतने ज़बरदस्त लोग थे कि मैं इनकी क्या बड़ाई करूं या क्या इनकी प्रशंसा करूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए। मतलब कितने अच्छे समझदार थे। भाई आज का पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मज़ा आया हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो, डाटा पसंद आया हो तो फिर क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।